In this lecture, today we are going to discuss about the geothermal energy. जियो मीन्स होता है धरती। धरती के नीचे से जो थर्मल एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द वर्ड जियोथर्मल comes from द ग्रीक वर्ड जियो। जियो मीन्स होता है अर्थ और थर्म हो गया हीट। तो धरती के अंदर से जो हीट मिलती है उसको बोलते हैं जियोथर्म। इट मीन्स द हीट ऑफ अर्थ का मतलब होता है धरती की हीट। दिस इज़ थर्मल एनर्जी ट्रैप बीनीथ विद इन द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। दिस एनर्जी एग्जिस्ट in the form of steam, hot water and or hot molten rock. It is released naturally in the form of glaciers, hot spring, volcanic eruptions. होता क्या है, धरती के नीचे जब खुदाई करते हैं, जब ड्रिलिंग होती है तो कुछ जगहों पर डायरेक्ट हमें स्टीम मिलती है, कुछ जगहों पर स्टीम और पानी दोनों रहता है, वेपर और पानी। कुछ जगहों पर सिर्फ वेपर रहेगा, कुछ जगहों पर वेपर पानी रहेगा, कुछ जगह पर हमें हॉट ड्राई रॉक मिलेगा, एकदम गर्म चट्टान मिलेगी नीचे गहराई पर। तो अगर उससे हमें स्टीम जनरेट करना होता है तो हम धरती में करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। एक तरफ से ड्रिल करके जो कैविटी बना लेंगे उस पर पानी डालेंगे और जब पानी डालेंगे तो वो गर्म चट्टान पे जब पानी पड़ेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। गर्म चट्टान जो होती है उसके नीचे क्या होता है, एक गर्म लावे से भरे हुई चट्टान होती है, जो उस लावे की वजह से वो स्टीम ऊपर वाली चट्टान को मिल रही होती है, उस कैविटी को मिल रही होती है, जिस वजह से वो एकदम गर्म हो जाता है। हार्ड ड्राई रॉक जिसको बोलते हैं, HDR, हार्ड ड्राई रॉक बोलते हैं। भी आगे हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ना हमें स्टीम मिला, ना स्टीम और पानी का मिक्सचर मिला, वहाँ पे हमें मिला सिर्फ एक गर्म जलता धधकता हुआ रॉक। तो क्या करेंगे, धरती के क्रस्ट, धरती की सतह पर जब ड्रिलिंग करेंगे तो एक साइड से पानी डालेंगे, उसको बोलेंगे इनलेट, ठीक है, वेल, और दूसरी तरफ से क्या करेंगे, स्टीम को दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। दो ड्रिलिंग करेंगे। तो ये सारा डिटेल हम पढ़ेंगे आगे कि जियोथर्मल एनर्जी, मैंने जैसा बताया कि 2-3 तरीके से जियोथर्मल एनर्जी हमें धरती के नीचे से, धरती की सतह के नीचे मिलती है। कुछ जगहों पे ड्रिलिंग करने पर हमें डायरेक्ट स्टीम मिल जाती है जिसको हम यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ जगहों पर हमें मिक्सचर ऑफ स्टीम और पानी दोनों मिलेगा, उसको ब्राइन बोलते हैं। नमकीन पानी भी हो सकता है और जो है स्टीम भी रहेगा। तो उससे क्या है, स्टीम अलग कर लेंगे, पानी अलग करेंगे, फिर उस स्टीम को यूटिलाइज़ करके, फंडा वही है, स्टीम यूज़ करके उसको हाई प्रेशर स्टीम को स्टीम टरबाइन में डालना और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। फिर जो एग्जॉस्टेड स्टीम होगी उसको फिर से हम तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं या फिर धरती पे छोड़ देते हैं। तीसरा होता है इसमें हॉट ड्राई रॉक। एक गर्म चट्टान मिलती है, तो गर्म चट्टान जहाँ पे ना हमको स्टीम मिल रहा है ना स्टीम और पानी का मिक्सचर मिल रहा है, वहाँ पे क्या करेंगे, धरती की सतह पर ड्रिलिंग करेंगे, नीचे कैविटी बनाएंगे और उसमें ठंडा पानी उधर से गिराएंगे। तो वो पानी क्या होगा, हार्ड ड्राई रॉक के टच में आकर के स्टीम बन जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और दूसरी तरफ से उसको निकाल लेंगे। फिर उस स्टीम को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटी निकाल करके उस स्टीम को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये जियोथर्मल एनर्जी इस तरीके से हमें धरती के नीचे से प्राप्त होती है, जिसको हम यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, तो फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोथर्मल और हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। जो पहला है वो है हाइड्रोथर्मल और हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। सेकंड वन इज़ पेट्रोथर्मल और पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। थर्ड इज़ जियो प्रेशर रिसोर्सेज। फोर्थ इज़ मैग्मा रिसोर्सेज। मैग्मा मैंने वही बताया कि मैग्मा इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक अ रॉक, चट्टान जिसके अंदर गर्म लावा सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में
आग का धधकता हुआ गर्म लावा रहता है। फिफ्थ वन इज volcanoes. So these five are the resources of geothermal energy. अब हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स जो है उसको फिर से हम सब क्लासीफाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। तो हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स आर सब क्लासीफाइड एज वेपर डोमिनेटेड और ड्राई स्टीम फील्ड। जैसे मैंने बताया कि जब ड्रिलिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें पानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें वेपर मिलेगा, स्टीम मिलेगा। तो वेपर डोमिनेटेड और ड्राई स्टीम फील्ड। सेकंड इज लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम और वेट स्टीम फील्ड। लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम में क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी और वेपर भी रहेगा उसमें। तो वेपर रहेगा लेकिन पानी वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो सेकंड हमारा हो गया लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम और वेट स्टीम फील्ड। और थर्ड वन इज हॉट वाटर फील्ड, सिर्फ जो है सिर्फ गर्म पानी हमको मिलेगा। तो हाइड्रोथर्मल सिस्टम आर सब क्लासिफाइड एज वेपर डोमिनेटेड और ड्राई स्टीम फील्ड, सेकेंड लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम और वेट स्टीम फील्ड, एंड थर्ड वन इज हॉट वाटर फील्ड्स। अब ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज का। तो ये क्रस्ट के नीचे ऊपर आपको दिख रहा है ना, इधर से स्टीम निकल रहा है 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और इधर क्या है हॉट स्प्रिंग है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर धरती के ऊपर। तो धरती के नीचे जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके नीचे देखिए दिया हुआ है, नीचे डायग्राम में बना हुआ है स्टीम एंड गैस। जगह जगह स्टीम और गैस इस तरीके से अंदर बनता रहता है। और उसके नीचे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा बॉइलिंग और क्रिस्टलाइजिंग एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। तो मैग्मा में क्या होता है, पूरा सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड गर्म जलता हुआ लावा रहता है। तो उसके टेम्परेचर से क्या हो रहा है, ऊपर धरती पर जो है वो बन रहा है स्टीम और गैस बन रहा है। तो इस स्टीम और गैस को हम ड्रिलिंग करके यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है डायग्राम में, आप देख सकते हैं इजीली हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज का। दीज आर द डिपॉजिट्स ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम एट लेसर डेप्थ। हॉट वाटर एंड स्टीम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेल। ठीक, तो ये देखिए दिया हुआ है डायग्राम में, जैसा आप देख सकते हैं कि ये धरती के नीचे डिपॉजिट्स होते हैं स्टीम के और हॉट वाटर के, जो कि मैग्मा के टेम्परेचर की वजह से हो रहे होते हैं। और इन हॉट वाटर और स्टीम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्शन वेल बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ड्रिलिंग करेंगे हैं और प्रोडक्शन वेल बनाएंगे, उस प्रोडक्शन वेल से इनको हम बाहर निकाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज आर फर्दर सब डिवाइडेड। हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी फिर से हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। इसमें क्या होगा, सिस्टम प्रोड्यूसेस स्टीम विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और विथ नो वाटर। तो 2 तरीके के हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स होंगे। पहला वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। तो वेपर डोमिनेटेड सिस्टम में क्या होगा, पानी की मात्रा ना के बराबर होगी या तो होगी नहीं, वेपर ही एक प्रचुर मात्रा में मिलेगा स्टीम। सिस्टम प्रोड्यूसेस स्टीम विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और विथ नो वाटर। तो वेपर डोमिनेटेड सिस्टम में हमें स्टीम की मात्रा मिलेगी बहुत ज़्यादा, पानी अगर होगा भी तो लगभग ना के बराबर होगा। सेकंड इज लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम। सिस्टम प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर। तो कहीं पर जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें हॉट वाटर और स्टीम का मिक्सचर मिलेगा। तो हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो गया, जब हम धरती की क्रस्ट में ड्रिलिंग करेंगे, प्रोडक्शन वेल जैसे हम बनाते हैं, तो कुछ जगहों पर हमें लगभग पूरा का पूरा स्टीम मिलेगा। पानी या तो ना के बराबर यहाँ रहेगा या तो नहीं रहेगा, और या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर हमें गर्म पानी और स्टीम का मिक्सचर मिले। तो दिस टाइप ऑफ रिसोर्स इज नोन एज लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम। तो 2 तरीके का हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। पहला हो गया हमारा वेपर डोमिनेटेड सिस्टम एंड सेकेंड हो गया हमारा लिक्विड डोमिनेटेड
सिस्टम। अब ये है पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट ड्राई रॉक, HDR जियोथर्मल रिसोर्सेज। तो नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, नीचे देखिए मैग्मा है। जैसे मैंने बताया मैग्मा के अंदर कुछ जलता हुआ लावा रहता है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे जो हीट निकल रही है, ऊपर धरती में हमने जो कैविटी बनाई और उसमें पानी डाला, हमने ड्रिलिंग करके क्या किया, धरती में कैविटी बना ली। और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे इंजेक्शन वेल बना हुआ है। तो इंजेक्शन वेल से हमने क्या किया, पानी डाला उस कैविटी में। तो वो पानी क्या होगा, जब इस कैविटी में आएगा और उसका टेम्परेचर मैग्मा की वजह से उसको हीट मिल रही है, तो वो पानी क्या होगा, पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस जो पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा उसको प्रोडक्शन वेल्स के थ्रू हम बाहर निकाल लेंगे और फिर उसको यूटिलाइज़ करेंगे। स्टीम को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टरबाइन में। तो जो वो हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम हमको मिलेगी, टरबाइन में जाएगी। तो टरबाइन में जैसा कि हमें पता है, हम हर उसमें पढ़ चुके हैं टॉपिक में, कि फिर टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होंगे, जिससे कि क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड रहेगा और जनरेटर में हमारा मैग्नेटिक मूविंग कॉयल तेज़ी से घूमेगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद वो स्टीम एग्जॉस्ट होगी और उस एग्जॉस्टेड स्टीम को कंडेंसर में कंडेंस करके फिर से ठंडा करेंगे। ठंडा करके उसको वापस जो है नीचे धरती के नीचे पास ऑन कर देंगे। तो ये प्रोसेस इसमें चलेगा पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज में, जिसको कि हम हॉट ड्राई रॉक या HDR भी बोलते हैं। तो इन पेट्रो जियोथर्मल रिसोर्सेज द हीट इज़ extracted from the hot dry rock which is heated by magma. The temperature of hot dry rock at about 3 km is 150 degrees Celsius to 290 degrees Celsius. Water does not exist and only heat is available in hot dry rock. तो धरती में जब हम ड्रिलिंग करते हैं और करीब 150 और करीब 3 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं और कैविटी बनाते हैं, तो हमें जो है वहाँ पर टेम्परेचर मिलता है करीब 150 डिग्री सेल्सियस से 290 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पर पानी नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ हीट होती है। तो हीट किस वजह से होती है, उस हार्ड ड्राई रॉक जो चट्टान होती है उसके नीचे मैग्मा होता है। जैसे मैंने बताया मैग्मा के अंदर जलता हुआ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में लावा होता है। उस लावे के हीट से वो उतना दूर वो जो रॉक होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और धरती से हम ड्रिलिंग करके इंजेक्शन वेल के थ्रू उसमें पानी डालते हैं और वो पानी हम प्रोडक्शन वेल के थ्रू जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसको ऊपर ले लेते हैं और हीट एक्सचेंजर के थ्रू वो हमारा टरबाइन में स्टीम जाता है। तो टरबाइन में फिर वो हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम क्या होता है, टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट जुड़ा रहता है। उस क्रैंक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर जुड़ा रहता है और जब ये तेज़ी से रोटेट करता है तो जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉयल रोटेट करती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये काम करने के बाद जो स्टीम टरबाइन से एग्जॉस्ट होती है उसको कंडेंसर में ट्रांसफ़र करते हैं। कंडेंसर में वो कंडेंस होकर के हीट एक्सचेंजर के थ्रू ठंडी होकर के फिर वो वापस हम उसको नीचे भेज देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट ड्राई रॉक। अब इसमें कैसे करते हैं, द कोल्ड वाटर इज़ इंजेक्टेड टू द कैविटी ऑफ हॉट ड्राई रॉक थ्रू द इंजेक्शन वेल। जो कि मैंने आपको बताया इंजेक्शन वेल के थ्रू, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंजेक्शन वेल के थ्रू हम कैविटी में ठंडा पानी डालते हैं। द कोल्ड वाटर इज़ गेट्स हीटेड बाय द हॉट ड्राई रॉक। द हॉट वाटर एंड स्टीम कैन बी पम्प्ड आउट फ्रॉम द प्रोडक्शन वेल। तो क्या होगा, जब ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा पानी जब गर्म होने लगेगा तो वहाँ पे बहुत सारा पानी गर्म हो जाएगा और कुछ पानी स्टीम में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो वो गर्म पानी और स्टीम को पंप करके प्रोडक्शन वेल के थ्रू धरती के ऊपर निकाल लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो अब क्या है, वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट। दो तरीके का था, वेपर डोमिनेटेड और स्टीम डोमिनेटेड। तो वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट में कैसे काम करते हैं, देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। प्रोडक्शन वेल नीचे लेफ़्ट साइड में नीचे देखेंगे, मान लीजिए ड्राई स्टीम मिल रही है। वेपर डोमिनेटेड मतलब पानी हमें या तो नहीं मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, मैक्सिमम वहाँ पर स्टीम मिलेगी। तो वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन वेल बनाएंगे। प्रोडक्शन वेल के थ्रू नीचे से हमें स्टीम प्राप्त होगी। तो वो जो ड्राई स्टीम आएगी वो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में वह क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देंगे। और प्योर स्टीम जब हमें मिलेगी तो वो हम क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर स्टीम टरबाइन में सेम वही प्रोसेस होगा, ब्लेड्स रोटेट होंगे, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा, उसके थ्रू जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉइल रोटेट होगी जहाँ पे 3 फेज सप्लाई होगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। और उसके बाद स्टीम टरबाइन से एग्जॉस्टेड स्टीम डायरेक्ट कांटेक्ट आएगी कंडेंसर में। कंडेंसर को क्या करेंगे, हम कूलिंग वाटर पंप के थ्रू ठंडा करते रहेंगे। वहाँ पे कूलिंग टावर लगा रहेगा जिसके थ्रू कूलिंग वाटर पंप के थ्रू हम उसको ठंडा करते रहेंगे। फिर वो कंडेंस होकर के फिर उसको क्या करेंगे, री इंजेक्ट वेल के थ्रू उसको हम अंदर डाल देंगे, धरती के अंदर उसको पहुंचा देंगे। तो वेपर डोमिनेटेड पावर प्लांट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई स्टीम फील्ड। जो वेपर डोमिनेटेड प्लांट है होता है उसको ड्राई स्टीम फील्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ स्टीम मिलती है। पानी होता भी है तो लगभग ना के बराबर होता है। द जियोथर्मल फ्लूइड फॉर दिस प्लांट इज ड्राई स्टीम at temperature between 180 degree Celsius to 440 degree Celsius. Dry steam from the reservoir flows to the centrifugal separator through the production well. तो अब जब धरती में ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको स्टीम मिलती है जिसका कि टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इस ड्राई स्टीम रिजर्वायर जो धरती के नीचे होता है उसको जब हम प्रोडक्शन वेल से निकालते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में भेजते हैं प्रोडक्शन वेल से निकाल कर। अब क्या करता है ये, एज द स्टीम फ्लोज टूवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स। द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम स्टीम। तो जब प्रोडक्शन वेल से स्टीम आता है धरती के ऊपर तो क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है और ठंडा भी हो जाता है। एज स्टीम फ्लोज टूवर्ड्स द ग्राउंड, जब नीचे से ग्राउंड की ओर ऊपर की ओर आ रहा होता है तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। तो द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द स्टीम, देन द स्टीम इज एडमिटेड टू द टरबाइन वेयर द स्टीम एक्सपेंड एंड प्रोड्यूसिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उस स्टीम में रहेगी वो उसको अलग कर देगा और स्टीम को क्या करेगा, स्टीम टरबाइन में ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे ये और एक्सपेंड होगी और इसका काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइजेशन होगा स्टीम टरबाइन के अंदर। द लो प्रेशर स्टीम इज़ कंडेंसेड in the condenser and re-injected into the earth by re-injection well। अब जो लो प्रेशर स्टीम है इसको यूटिलाइज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और ये स्टीम फिर एग्जॉस्ट होके कंडेंसर में जाएगी जो कूलिंग टावर के थ्रू हमें ठंडे पानी से उसको कंडेंस करेंगे। कंडेंस करके जब वो ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको री इंजेक्ट कर देंगे धरती के अंदर। द लो प्रेशर स्टीम इज़ कंडेंसेड in the condenser and re-injected into the earth by re-injection well। और इसको क्या करेंगे, री-इंजेक्ट कर देंगे धरती के अंदर थ्रू री-इंजेक्शन वेल। ये तो हुआ हमारा ड्राई सिस्टम। अब नाउ लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम। तो
लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम में क्या होगा, हमें गर्म पानी और स्टीम का मिक्सचर मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेट स्टीम फील्ड। तो लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम को वेट स्टीम फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी और वेपर का मिक्सचर होता है। तो वेट स्टीम फील्ड्स आर अवेलेबल 20 टाइम्स मोर दैन द ड्राई स्टीम फील्ड इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो वेट स्टीम फील्ड है वो लगभग 20 गुना ज़्यादा है ड्राई स्टीम फील्ड से। दे गिव wet steam a mixture of hot water and steam at high pressure. The steam is separated and expand in turbine to generate electricity. तो क्या होता है, जो स्टीम और पानी, गर्म पानी का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर देता है, और स्टीम से क्या करेंगे, स्टीम इज सेपरेटेड एंड एक्सपेंड। तो स्टीम को क्या करेंगे, पानी से सेपरेट कर लेंगे और ये एक्सपेंड करके हम टरबाइन में इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लिक्विड डोमिनेटेड स्टीम भी दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट। दो तरीके के पावर प्लांट होंगे लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम में। फर्स्ट वन इज़ फ्लैश स्टीम सिस्टम एंड सेकेंड इज़ बाइनरी सिस्टम। तो फ्लैश स्टीम सिस्टम का ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें भी डायग्राम में आप देखेंगे, नीचे सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में देखिए प्रोडक्शन वेल बना है, जहाँ से हम पानी और स्टीम को लेंगे, फिर हम इसको भेजेंगे फ्लैश स्टीम सेपरेटर में। फ्लैश स्टीम सेपरेटर में स्टीम सेपरेट होकर के फिर स्टीम टरबाइन में हम भेजेंगे। तो फ्लैश स्टीम सिस्टम इज़ प्रेफर्ड फॉर ए हाई टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ जियोथर्मल वाटर एंड स्टीम विथ लो डिज़ॉल्व इम्प्योरिटीज़। तो फ्लैश सिस्टम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ हमें गर्म पानी और स्टीम का मिक्सचर मिलता है, जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ कम से कम होती है। द फ्लैश सिस्टम इज़ प्रेफर्ड फॉर हाई टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ जियोथर्मल वाटर एंड स्टीम with low dissolved impurities. The mixture of water and steam are more than 180 डिग्री सेल्सियस। तो जो यहाँ पे मिक्सचर मिलता है पानी का और स्टीम का, वो 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होता है। दिस फ्लैश सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर टेम्परेचर बिलो 180 डिग्री सेल्सियस एंड हाई डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। तो ये जो फ्लैश सिस्टम हमने बनाया है, तो फ्लैश सिस्टम वहाँ पर उपयोगी नहीं होता है जहाँ पे टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से कम हो और जहाँ पे डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो। तो फ्लैश सिस्टम वहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं जहाँ पे पानी और स्टीम, हॉट वाटर और स्टीम का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और इम्प्योरिटीज़ बहुत कम हो। जहाँ पर 180 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा और इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे फ्लैश स्टीम सिस्टम काम नहीं करेगा। अब इसकी वर्किंग कैसे काम करता है। द मिक्सचर ऑफ जियोथर्मल वाटर एंड स्टीम इज़ डिलीवर्ड टू द फ्लैश सेपरेटर। ये आप ऊपर देख रहे होंगे, प्रोडक्शन वेल से जब ये निकला तो आया वॉल में, वॉल के थ्रू गया फ्लैश स्टीम सेपरेटर में। तो फ्लैश स्टीम सेपरेटर का काम होता है, द मिक्सचर ऑफ जियोथर्मल वाटर एंड स्टीम इज डिलीवर्ड टू द फ्लैश सेपरेटर। द स्टीम एंड वाटर आर सेपरेटेड। तो फ्लैश स्टीम सेपरेटर क्या करता है, पानी को और स्टीम को सेपरेट करता, अलग कर देता है, और उसके बाद द स्टीम इज़ डिलीवर्ड टू द टरबाइन। पानी और स्टीम अलग अलग हो जाते हैं, फिर यहाँ से स्टीम को क्या करता है, स्टीम टरबाइन में भेज दिया जाता है। द टरबाइन इज़ कपल्ड विथ 3 फेज जनरेटर विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक पावर। अब टरबाइन से जनरेटर जुड़ा रहता है, जब टरबाइन के ब्लेड रोटेट करते हैं, क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है, तो जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉयल घूमती है और फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द डिस्चार्ज फ्रॉम द स्टीम टरबाइन इज़ डिलीवर्ड टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर। अब जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है वो क्या करेंगे, कंडेंसर में भेज देंगे। द डिस्चार्ज फ्लूइड री इंजेक्टेड इनटू द ग्राउंड थ्रू री इंजेक्शन वेल। अब बाकी प्रोसेस सेम है, जो एग्जॉस्टेड स्टीम होगी वो स्टीम टरबाइन से जब एग्जॉस्ट होगी तो कंडेंसर में आएगी, कंडेंसर में
कंडेंसर कूलिंग टावर से कनेक्टेड रहता है, जहाँ से ठंडा पानी कंटिन्यूअस आता है कंडेंसर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एग्जॉस्टेड स्टीम है ये कंडेंस होकर ठंडी होकर के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको री इंजेक्शन वेल के थ्रू दोबारा धरती पे डाल देंगे। तो इसमें मेन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लैश स्टीम सिस्टम में दो चीज़ ध्यान रखनी है। डायग्राम बहुत आसान है। ये प्रोडक्शन वेल से हमें पानी और स्टीम दोनों मिल रहा है, गर्म पानी और स्टीम। तो ये जाएगा फ्लैश स्टीम सेपरेटर में। फ्लैश स्टीम सेपरेटर में गर्म पानी और स्टीम अलग अलग हो जाएगी और स्टीम को ट्रांसफ़र कर देंगे स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में इसका एक्सपेंशन होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके ब्लेड्स रोटेट होंगे, जिससे कनेक्टेड होगा क्रैंक शाफ्ट से जनरेटर। तो जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉइल मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब स्टीम टरबाइन से वो स्टीम एग्जॉस्ट होगी जो कि कनेक्टेड कंडेंसर में जाएगी। अब कंडेंसर कूलिंग टावर से कनेक्टेड रहेगा, लगातार ठंडा पानी जिससे आता रहेगा। तो कंडेंसर में जो है स्टीम कंडेंस होकर ठंडी होकर लिक्विफाइड हो जाएगी और इसको वापस री इंजेक्शन वेल से ज़मीन में डाल देंगे। लेकिन ये फ्लैश सिस्टम इवेपोरेटर वहीं पे काम करेगा। फ्लैश स्टीम सिस्टम हमारा वहीं पे काम करेगा जहाँ पे पानी और स्टीम का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और इम्प्योरिटीज़ कम से कम हो। ये ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा जहाँ पे टेम्परेचर हॉट वाटर और स्टीम का 180 डिग्री से कम हो और इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो। तो ये हो गया फ्लैश स्टीम सिस्टम। द अदर सिस्टम we will discuss in the next lecture of geothermal energy resources.